whenever we divide a vector by its own magnitude, then we will get its unit vector, its direction. तो हमें ये जो है ना फार्मूला है जो कि किसी भी वेक्टर की अपनी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए, ए वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। बी वेक्टर है उसको उसी की आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। जिसकी डायरेक्शन आपको चाहिए, जिसकी यूनिट वेक्टर की डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, यू हैव टू डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ओके जी, सो ये तो हो गया, कोई भी वेक्टर बी होगा तो बी यूनिट वेक्टर, सी डी ई एफ जो भी होगा। बट वी हैव सर्टेन फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स, हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर्स भी हैं जो कि फिक्स हैं, हमेशा हम लेते हैं। वो हमेशा क्यों लेते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग अ रेफरेंस फ्रेम। हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम होता है, 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। उसमें जो 3 एक्सिस हैं वो फिक्स हैं, तो उन एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर, उनकी डायरेक्शन भी हमें फिक्स लेनी होगी। तो वो हम फिक्स यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं। ये मैं वही कोऑर्डिनेट सिस्टम इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, ये नहीं है। एक्चुअली दिस वन इज आउटवर्ड, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड है तो इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दीज बोथ, बट एक्चुअली ऑल 3 आर परपेंडिकुलर। तो ये तीनों परपेंडिकुलर किस तरह से हैं? ये तीनों परपेंडिकुलर इस तरह से हैं कि हमारे पास ये स्केल्स पड़ी हुई हैं जिससे हम इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको इन दोनों की परपेंडिकुलर नेचर नजर आ रही है। अगर मैं रोटेट करवा दूं, यहाँ पे आ जाएं, तो अब आपको इन दोनों की परपेंडिकुलर नेचर नजर आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, आपको इन दोनों की परपेंडिकुलर नेचर नजर आ रही है। तो तीनों एक दूसरे पे बेसिकली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बोर्ड पे जो फिगर ड्रॉ करनी है उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा टेक्निकली उसको ड्रॉ करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉन हियर, अदरवाइज इट इज परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें लेट्स से हम इसको x बोल देते हैं, दिस इज y और दिस इज z। ऐसा भी हो सकता है इसको x कह दें, इसको y, इसको z, क्योंकि ये रोटेट हो सकता है ना। जिस तरह से मैं एक जो है ना मॉडल को रोटेट करवा रहा था, इसी तरह से इसको भी रोटेट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपनी फिक्स है, इसको हम एक लेटर दे देते हैं I, उसके ऊपर कैप, इसके लिए डायरेक्शन है J, ये फिक्स है। अब जब भी आपने x की डायरेक्शन बतानी है तो आपने लिखना नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, आपने जस्ट I लगा देना है उसके साथ, y की डायरेक्शन के लिए J और z की डायरेक्शन के लिए K। So these are the unit vectors. These unit vectors are known as orthogonal unit vectors. ऑर्थोगोनल कहने का रीजन क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं कि तीनों जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इसका मकसद है तीनों यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो जो यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर दी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा जी, तो एक जो वेक्टर है, एक वेक्टर, उसके अंदर इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें नेक्स्ट में डिस्कस करनी है, लेकिन वी हैव टू राइट द इक्वेशन तो अभी अभी हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी आर रिफ्रेशिंग। तो क्या है कि एक वेक्टर के 3 हिस्से हो सकते हैं, x कंपोनेंट हो सकता है, y कंपोनेंट हो सकता है और z कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है हमारे पास a, उसके अंदर 3 हिस्से मौजूद हैं, आप ऐसे समझ लें उसका कुछ ना कुछ हिस्सा x में होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा y में होगा, कुछ हिस्सा z में होगा। तो अगर हम तीनों हिस्सों को ऐड करेंगे तो टोटल वेक्टर बनेगा। इसी वजह से x वाले हिस्से को, y वाले हिस्से को और z वाले हिस्से को हम ऐड करते हैं। तो जो हिस्सा x में होगा उसे हम कहेंगे कि AXI, ये x का हिस्सा है। इसी तरह से हम लिखेंगे प्लस में AYJ,
ये y का हिस्सा है, और इसी तरह से ये a z k। ठीक, अ वेक्टर may consist of 3 components, 2 components, 1 component हो सकते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम वाली पॉसिबिलिटी लिखी है कि हम 3 डायमेंशनल सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा 3 कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि aXi प्लस ayj प्लस azk, ये वेक्टर खुद है और इसका मैग्नीट्यूड, ये तीनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, तो कोसाइन लॉ को रिड्यूस कर लेते हैं हम किसमें? पैथागोरस थ्योरम में। आई एम रिपीटिंग कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, उनकी एडिशन हमें निकालनी है, देन वी कैन रिड्यूस द कोसाइन लॉ इनटू पैथागोरस थ्योरम। सो आई हैव टू राइट दिस, ये चीज आप जो है ना लिख लें कि द कोसाइन लॉ can be reduced to Pythagoras theorem if angle between vectors is option A pi, option B pi by 2, option C pi by 4, option D 2 pi। के अगर कोसाइन लॉ हमें इस्तेमाल करना है मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए, बल्कि वही करना है, तो हम उस कोसाइन लॉ को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्या हो? अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि कोसाइन लॉ की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप यहाँ पे सिंपली देख लें कि अगर हम r पे दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर ये पार्ट ले लिया जाए तो ये है पैथागोरस थ्योरम। तो ये पार्ट तब लिया जा सकता है जब ये 0 हो जाए। अगर a को 0 करेंगे तो फिर तो ये पैथागोरस थ्योरम होगा ही नहीं, b को 0 करेंगे नहीं होगा। तो क्या 0 हो सकता है? अगर cos का वैल्यू 0 हो जाए। cos का वैल्यू 0 कब होता है? जब 90 डिग्री होती है। सो 90 डिग्री पे हमें cos का वैल्यू 0 मिलेगा, और cos का वैल्यू 0 मिलने से ये पार्ट खत्म हो जाएगा और कोसाइन लॉ हमारा रिड्यूस हो जाएगा पैथागोरस थ्योरम पे। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है कि दो वेक्टर्स के स्क्वायर्स को ऐड करो तो जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है? ठीक है, इसमें आंसर अगर लेना है तो आंसर हमारा क्या है? ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 3 कंपोनेंट्स, 3 वेक्टर्स, और तीनों आपस पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। जब तीनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मकसद है कि एक्सटेंडेड पैथागोरस थ्योरम, इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम तीसरे जो हमारे पास कंपोनेंट है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ऐसा होगा कि इन दोनों के मिलने से एक वेक्टर मिलेगा, तीसरा फिर उस पे परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों पे अब अप्लाई करेंगे, देन इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है ना वो तीनों के लिए आ जाएगी। यहाँ पे 2 के स्क्वायर का सम रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन जब 3 कंपोनेंट तीनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर जो है हमारे पास क्या मिल जाएगा?
फिर हमारे पास तीनों के स्क्वायर का सम रिजल्टेंट के सम के इक्वल मिल जाएगा। तो उसमें से हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये बना लिया। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट वेक्टर।